नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इग्नू की बुक BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेक्षण कौशल। आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर संप्रेक्षण के मूल तत्व के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। इन क्वेश्चन से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। संप्रेक्षण प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन। सबसे पहले हम संप्रेक्षण प्रक्रिया को समझेंगे। संप्रेक्षण प्रक्रिया में संप्रेषक कोई व्यक्ति जो अपने विचारों या अपनी बातों को लिखकर या बोलकर अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है, उसे ही संप्रेक्षण प्रक्रिया कहते हैं। आइए अब देखते हैं। संप्रेक्षण प्रक्रिया में संप्रेषक के साथ साथ संप्रेषण के माध्यम, प्रापक या लिखित समूह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक के साथ साथ संप्रेषण के माध्यम होते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब माध्यम होते हैं। और प्रापक जिसे संदेश प्राप्त होता है या जो संदेश को ग्रहण करता है, वो प्रापक होता है। या लिखित समूह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि इनमें परिवर्तन होता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक अपना संदेश संचार के माध्यम से या मार्ग द्वारा प्रापक तक पहुंचाता है। अर्थात यहाँ 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं: संप्रेषक, संदेश, माध्यम और प्रापक। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। संप्रेषण प्रक्रिया के अध्ययन और विकास के साथ इसके अन्य तत्व भी सामने आए हैं, जिसकी संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब संप्रेषण की प्रक्रिया तभी पूर्ण समझी जाती है जब उसकी प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि प्रापक के द्वारा प्राप्त हो जाती है। संप्रेषण में संप्रेषक और प्रापक में समता भी होनी चाहिए, क्योंकि विषमता की स्थिति में संप्रेषण अवरुद्ध हो जाता है। अतः संप्रेषक और प्रापक के मध्य संदेश की भाषा, संकेत, प्रतीक, सूचना तत्व के स्तर पर समानताएं होनी चाहिए। इसे समझते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया तभी पूर्ण समझी जाती है जब उसकी प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि प्रापक द्वारा प्राप्त हो जाती है। जैसे हमने कोई संदेश भेज दिया, अब उसको पूर्ण तभी माना जाएगा जब वो प्रापक के पास या जिसे हमें पहुंचाना था उसके पास पहुंच जाएगा और वह उसकी प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, उसकी फीडबैक देगा हमें, तो उसकी प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी। और इसमें संप्रेषक और प्रापक में समानता भी होनी चाहिए। जैसे उसके विचार समान होने चाहिए या उसकी भाषा में समानता होनी चाहिए। जैसे कि अगर जिसे हम संदेश भेज रहे हैं, हमारी भाषा कुछ और है और उसकी कुछ और है, तो उसे भाषा समझ में ही नहीं आएगी। तो भाषा में समानता और विचारों में भी समानताएं होनी चाहिए, तो तभी संप्रेषण सफल हो पाता है। अब हम देखते हैं इनके चरण। इसका फर्स्ट चरण है विचार। किसी संदेश को प्रेषित करने से पूर्व संप्रेषक के मस्तिष्क में उस संदेश के संबंध में जो विचार आता है, जिसे प्रापक को प्रेषित करना चाहता है,
प्रत्येक लिखित या मौखिक संदेश विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। अतः मस्तिष्क में उठने वाला कोई भी उद्वेग जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना चाहता है, मूल रूप से वही विचार है। संप्रेषण की प्रक्रिया में पहला चरण विचार है। इसका दूसरा चरण है संप्रेषक। संप्रेषणकर्ता या संदेश देने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो संदेश देता है, अन्य व्यक्ति तक जो संदेश पहुंचाता है, उसे संप्रेषक कहते हैं। इसी के द्वारा संदेश को प्रेषण किया जाता है। यही संदेश का स्रोत होता है। संप्रेषक ही संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण के अभाव में कोई भी संप्रेषण प्रक्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यही संप्रेषण प्रक्रिया का सूत्राधार है। जब संप्रेषक नहीं होगा तो कोई संदेश लिखा ही नहीं जाएगा, कोई बात बोली ही नहीं जाएगी, तो संप्रेषण प्रक्रिया ही नहीं होगी। तो इसे संप्रेषण प्रक्रिया का सूत्राधार माना जाता है। अब आते हैं माध्यम पे। माध्यम संप्रेषक और प्रापक के बीच सेतु का काम करता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है जिसे संप्रेषक स्वयं को प्रापक से जोड़ने के लिए उपयुक्त समझता है और उसे प्रयोग करता है, जैसे आपसी बातचीत, पत्राचार, सभा या मीटिंग, समाचार पत्र, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। यह सभी माध्यम संप्रेषण को अपना संदेश प्रापक तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। माध्यम का चुनाव पर संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है। यदि हम माध्यम का चुनाव सही से नहीं करेंगे तो संप्रेषण सफल नहीं हो पाएगा। तो माध्यम के चुनाव पर संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है। जैसे हम पत्र लिखते हैं, पत्र हम लिखेंगे, कुछ ही व्यक्तियों तक पत्र पहुंच पाएगा। और जैसे आपसी बातचीत में कुछ ही लोगों तक अपनी बात सीमित रख पाएंगे। सभा मीटिंग द्वारा भी कुछ ही लोगों तक या समुदाय तक अपनी बातों को सीमित रख पाएंगे। तो ये, और अगर हम इंटरनेट, टेलीविज़न, इन माध्यम का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे। तो माध्यम के चुनाव से संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है। आइए आगे आते हैं। इसलिए इसका चुनाव संप्रेषक को सावधानी से करना चाहिए। संदेश को लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण द्वारा अनुकूल माध्यम का चयन किया जाता है। यह प्रक्रिया संचार के माध्यम द्वारा संपन्न की जाती है। अब आते हैं संदेश। संप्रेषक जब बोलकर, लिखकर, चित्र या संकेत के माध्यम से अपने विचार को प्रस्तुत करता है, तब वह संदेश कहलाता है। संदेश में सूचना, विचार, संकेत, दृष्टिकोण, निर्देश, आदेश, परिवेदन, सुझाव आदि शामिल हैं। संप्रेषक को संदेश प्रेषित करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि संदेश की विषय वस्तु क्या है, उसका विवेचन कैसे करना है, किस माध्यम से प्रसारण करना है, किनके बीच संदेश प्रेषित करना है, संदेश की भाषा का स्तर क्या रखना है। संदेश प्रेषण इन बातों का ध्यान नहीं देता तो संप्रेषण विफल हो जाता है। ये सब बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर संदेश लिखना चाहिए। इसका विवेचन कैसे करना है,
माध्यम क्या होना चाहिए प्रसारण करने के लिए, किन किन लोगों के बीच संदेश जाना चाहिए। जैसे कि हो गया, हमारा संदेश है बच्चों के लिए, तो अगर वो बूढ़े लोगों तक या अन्य व्यक्तियों तक जाएगा तो उसका असर उतना नहीं होगा। और जैसे संदेश किसी युवा पीढ़ी के लिए है तो वो युवा पीढ़ी तक ही जाना चाहिए। किनके बीच संदेश प्रेषित करना है, संदेश की भाषा का स्तर क्या रखना है। संदेश की भाषा का स्तर आमतौर पर सरल रखना चाहिए, जिससे संदेश आसानी से पढ़ा जा सके और समझा जा सके या आम लोग उसे समझ सके। भाषा, यदि संप्रेषण इन बातों को ध्यान नहीं देता तो संप्रेषण विफल हो जाता है। यदि, जैसे कि अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि ग्रामीण लोग के साथ उनके स्तर और भाषा में यदि संदेश ना भेजा जाए तो संदेश प्रेषित नहीं हो पाएगा। अब जो है ग्रामीण लोग हैं, उनकी भाषा का स्तर थोड़ा लो होता है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके सामने सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। जैसे उन्हीं की तरह की भाषा, ग्रामीण भाषा जैसे इनका प्रयोग करना चाहिए। अब है अगला प्रापक। प्रापक में है संप्रेषण में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार संदेश प्रापक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका है प्रापक। पहला तो था संप्रेषक, जो अपने विचार पहुंचाता है या अपने विचार रखता है। दूसरा है प्रापक, जिस तक विचार पहुंचता है। संप्रेषण में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार संदेश प्रापक है। संप्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करने वाले को प्रापक कहा जाता है। इसके बिना संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। संप्रेषण श्रृंखला के एक छोर पर जहाँ संप्रेषण होता है वहीं दूसरे छोर पर प्रापक होता है। प्रापक कोई व्यक्ति हो सकता है, जनसमूह हो सकता है, जनसमुदाय। संप्रेषण और प्रापक के बीच जितनी समानता होगी उतना ही प्रभावी संप्रेषण होगा। संप्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को जब प्रापक प्राप्त कर लेता है तभी संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब प्रापक द्वारा संदेश प्राप्त कर लिया जाता है तभी संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब आते हैं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, इसका संबंध संप्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश या सूचना का प्रापक पर पड़ने वाले प्रभाव से है। यह संदेश प्रापक की प्रतिक्रिया के अनुकूल और प्रतिकूल कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि संदेश प्रापक तक पहुंचाए, प्रापक पर उसके जो प्रभाव पड़े हैं उससे इसका संबंध होता है। यह संदेश प्रापक की प्रतिक्रिया के अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी। उसे जैसे कि पसंद आया हो या ना आया हो। प्रापक द्वारा संदेश के संबंध में दी गई अभिव्यक्ति या प्रतिक्रिया को ही प्रतिपुष्टि कहते हैं। अब जो प्रापक है वो उस संदेश के प्रति जो अभिव्यक्ति या प्रतिक्रिया देगा उसे प्रतिपुष्टि कहते हैं। प्रतिपुष्टि जैसे फीडबैक, उस संदेश के अकॉर्डिंग जो
अपनी प्रतिक्रिया करेगा, अपना रिप्लाई देगा, उसे संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी से पता चलता है कि प्रापक के पास संदेश किस रूप में पहुंचा। संप्रेषक जो संदेश प्रापक के पास भेजना चाहता था वही पहुंचा या कुछ और पहुंचा भी या नहीं। संदेश का बोध हो जाने के बाद प्रापक जो प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि करता है उसी से स्पष्ट होता है कि संप्रेषण सार्थक हो पाया है या नहीं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आइए अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, मतलब संप्रेषण क्यों करते हैं हम, संप्रेषण करने की क्या क्या ज़रूरतें होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, वह संप्रेषण के जरिए ही समाज से जुड़ता है। संप्रेषण मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। इसका फर्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत ज़रूरत। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलू के लिए संप्रेषण करते हैं। अपनी ज़रूरत पूरी ना होने पर उसकी मांग करते हैं। जैसे कि लोग काम करते हैं, खाते पीते हैं, हर चीज़ में बातचीत होती है, अपने विचार रखे जाते हैं। तो जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलू के लिए हम संप्रेषण करते हैं। सेकंड पॉइंट, व्यक्तिगत संबंध। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कैसे हैं आप। इसके अलावा लोग अपनी आँख से, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से दूसरे से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम मिलते हैं लोगों से तो बातें करते हैं, अपनी बातों के ज़रिए उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। सूचना, थर्ड पॉइंट, हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। सूचना ग्रहण करने का काम बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब वह पूछता है यह क्या है। सूचना ग्रहण करने की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। हम सूचना ग्रहण करते हैं, हम बचपन से ही सूचनाएं ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। जनसंचार माध्यम के विकसित होने से सूचना क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से पहुंचना संभव हो गया है। फोर्थ पॉइंट, आपस में बातचीत। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात सुनने के लिए भी संप्रेषण संपन्न होता है। जैसे गप करना, हम गपशप करते हैं, संप्रेषण का एक मज़ेदार और मनोरंजन उदाहरण है। लोगों को गप करने में बड़ा मज़ा आता है। इसके ज़रिए हम एक दूसरे की भावना, विचार को जानने समझने का प्रयास करते हैं। हम गपशप करते हैं, मनोरंजन करते हैं, इन सब चीज़ों में हमें बड़ा मज़ा आता है। इसके ज़रिए हम लोगों की भावना और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आग्रह। विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र में शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर,
आदि के विज्ञापन ग्राहकों से आग्रह करते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे विज्ञापन होते हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, इन सब के विज्ञापन होते हैं। ये इस तरीके से विज्ञापन करते हैं जैसे जो लोगों को अधिक से अधिक पसंद आए, और आग्रह करते हैं तरह तरह के, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पसंद करें तथा उन्हें कई तरीक़ों से लुभाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में ग्राहक की आकांक्षा, इच्छा, लोभ और अन्य व्यक्तिगत कमजोरियों का लाभ उठाया जाता है। 6 पॉइंट मनोरंजन। यह भी मनुष्य की ज़रूरत है। हंसाना, एक दूसरों के सुख दुख में हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं। इन कारणों से संप्रेषण की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े भी समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। इनकी पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखें और इन्हें समझने का प्रयास करें, जिससे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो पाए एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।